हेलो, गुड नून। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। स्वस्थ रहो मस्त रहो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे सीओपीडी के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह बीमारी फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी है। आजकल दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन अपने चरम पर है। इसी के चलते सांस लेना दुभर हो चुका है। बच्चों से लेकर बड़ों तक की सेहत पर इसका काफी असर देखने को मिलता है। पॉल्यूशन हमारे लंग्स को काले करने का काम कर रहा है। ऐसे में सतर्क रहने की भी जरूरत है। प्रदूषण के चलते फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। अस्पतालों में हर रोज इससे जुड़े पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। हवा में प्रदूषण के कण फैलाकर फेफड़ों में जमने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हवा में मौजूद ये छोटे छोटे कण सांस से फेफड़ों तक और फेफड़ों से खून तक फैल जाते हैं और फिर ये धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा जमाने लगते हैं। इससे फेफड़ों की समस्या जन्म लेने लगती है। इसी के चलते क्रॉनिक आर्थराइटिक पल्मोनरी डिजीज यानी कि सीओपीडी का खतरा बढ़ता जाता है। इस समस्या में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पर हम डॉक्टर से विस्तार से चर्चा करेंगे। आप भी हमारे नंबर पर जो स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर से अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अब आप ये समझिए कि सीओपीडी आखिर क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आपकी सांस बार बार फूलने लगे, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपको सीओपीडी हो सकता है, क्योंकि सीओपीडी का ये सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। आपकी चेस्ट में थोड़ा सा प्रेशर फील होना, श्वसन तंत्र में संक्रमण ऊर्जा की कमी होना, जोड़ों में सूजन आना, अचानक से वेट गिर जाना, ये सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी के। अब लंग्स डिजीजेस से निदान क्या है? शराब और सिगरेट का सेवन न करें। अगर आप करते हैं तो बाहर जाते समय ये बहुत जरूरी है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी भरपूर लें, पानी पिएं, स्टीम लेते रहें, समय समय पर दवाएं लेते रहें, मॉर्निंग वॉक करते रहें। आपकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम को शामिल करें। अपनी नींद पूरी कीजिए और खाने पीने पर ऐसे वक्त में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी चीजें हैं। आप अपनी सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपने आप को, जो लोग खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होता जा रहा है, वो अपने डाइट में क्या शामिल करें जिससे कि आपका डाइट हेल्दी रहेगा, आपके फेफड़े हेल्दी रहेंगे। अगर आप स्मोक करते हैं या आप अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो उसे कंप्लीटली छोड़ दीजिए। वैसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे मौसम में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार जा चुका है, हजार्डियस रह रहा है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या करना चाहिए। और इसी को लेकर हम लगातार जो है चर्चा भी करेंगे। डॉक्टर विनी कांत्रू हैं, सीनियर कंसल्टेंट है रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विनी आपका। कुछ ही देर में और भी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर विनी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हाउ आर यू? क्योंकि जो लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। क्या समाधान है डॉक्टर विनी इस चीज का? स्मॉग में हम उठ रहे हैं, स्मॉग में ही हम वॉक कर रहे हैं, हमारी बालकनीज में क्लियरली हम स्मॉग को देख पा रहे हैं, हम दफ्तर आ रहे हैं, दफ्तर से घर जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या करें कि हमारे लंग्स जो है वो हेल्दी एयर ब्रीथ कर सके? जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और कुछ बातें आपसे साझा करने के लिए। बहुत थैंक यू। आई एम डूइंग वेल। अभी इस मौसम में भी हम लोग पेशेंट्स को देखने के लिए अपना ध्यान किस तरीके से रखना है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब है, 500 के ऊपर है। जाहिर सी बात है कि इस मौसम में, ऐसे कंडीशंस में जहाँ पे कि ठंड होती है और ठंड की वजह से ये सारी एयर एक्यूमुलेट हो जाती है अर्थ या फिर हमारी धरती के आसपास की सतह के। तो जितनी भी कोशिश करें आप, जितने भी नेसेसरी आपके काम है, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तो उसी के लिए बाहर जाएं। स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जबकि टेम्परेचर काफी डिप होते हैं, तो इस समय को ध्यान में रखते हुए आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सन बाहर आ जाए, जब आपको सूरज दिखने लगे, उसकी किरणें दिखने लगे, क्योंकि वो जो ठंडी हवा है उसको गर्म कर देता है और ऊपर की तरफ उसको डेसिपेट कर देता है, उस समय आप घर से बाहर निकले यदि कोई जरूरी काम है तो। व्यायाम भी आप घर में ही करें अभी। और जाहिर सी बात है, घर की हवा भी मिक्स होती है बाहर की हवा से,
तो वेंटिलेशन भी करना इस समय में एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो ऐसे में एयर प्यूरिफायर्स काफी काम आते हैं, क्योंकि एयर प्यूरिफायर एटलीस्ट आपकी जो क्लोज्ड एनवायरनमेंट है उसकी एयर को काफी साफ कर देता है, ताकि वो ब्रीदेबल हो जाए। क्योंकि जितनी भी एयर अभी बाहर है वो आम तौर पे हम देखें तो उसको ये भी कहा जा सकता है कि जहर के बराबर है उसको लेना। तो डॉक्टर विनी, दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि हम अपनी डाइट में क्या इस्तेमाल करें, क्योंकि अमूमन जैसे हमने सुना है अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप ये लीजिए, हीमोग्लोबिन को इम्प्रूव करने के लिए आप आयरन को लीजिए, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कैल्शियम को लीजिए, लंग्स की इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो मैंने सिर्फ हवा ही सुना था, वो भी इतनी जहरीली होती नजर आ रही है। तो क्या कुछ खाने से हमारे लंग्स हेल्दी हो सकते हैं? जी बिल्कुल, डाइट, और यही टारगेट था कि मैं सब चीजों को छोड़ के आपको यही बताऊं कि मैं भी अपनी दिनचर्या में व्यायाम का इस्तेमाल करती हूँ। 45 मिनट्स टू 1 आवर, यानी कि 45 मिनट से 1 घंटा एटलीस्ट दिन, जो हफ्ते हैं आपके, उसके 4 या 5 दिन अगर आप ये व्यायाम कर लें, तो आपके जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी कि हार्ट और लंग्स जो है अपने आप खुल जाते हैं। जो सिकुड़न इनमें आती है पोल्यूशन की वजह से, वो आपके इंटरनल हार्मोन्स ही उसको ठीक करना चालू कर देते हैं। तो अक्सर हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं सिकुड़ी हुई सांस की नली के साथ आते हैं, जो जिसको कि ब्रोंकाइटिस का नाम दिया जाता है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये ब्रीदिंग ट्यूब्स जो हैं वो खुल जाते हैं, बिकॉज हमारे जो गुड हार्मोन्स बॉडी के हैं वो काम करने लग जाते हैं और ये डायलेट होते हैं। तो व्यायाम से बढ़कर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि इसको सब्स्टिट्यूट कर सके। और मैंने ये भी बता दिया कि कितने समय के लिए आपने ये करना है। दूसरी तरफ अगर हम प्राणायाम को ले, जो कि योगा का एक तरीका है, एक ब्रीदिंग टेक्निक है, वो लंग्स के लिए काफी बेहतर साबित होती है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि इंडिया में सेंट्रल ओबेसिटी बहुत कॉमन है, यानी कि पेट के आसपास जितनी भी चर्बी है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है। डायबिटीज बहुत कॉमन है, जिससे विसरल फैट आपका बढ़ जाता है, उससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको कम करने के लिए जरूर आप व्यायाम करें और अपनी चर्बी को कम करें। खाना क्या है? खाने में आपने कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी मात्राएं किन चीजों में होती है? बहुत रंग बिरंगी सब्जियां और बहुत रंग बिरंगे फल, यानी कि आपका जो प्लेटर है आपके सामने वो काफी हरा भरा और काफी रंग भरा होना चाहिए, क्योंकि वो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स आपको देगा आपके खाने में। और कोशिश करें एक्सरसाइज ताजा है, बनाएं, ताजा खाएं, इसको ठीक है। रख ना दे फ्रिज के क्या अंदर, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। क्या कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमें इस टाइम पर ध्यान देनी चाहिए? ऑल्सो जो लोग इस स्मॉग में वॉक पर जा रहे हैं, क्या उनके लिए खतरनाक है, या कोई पर्टिकुलर टाइम बैंड होना चाहिए जिस पर वॉक कर सकते हैं जो लोग दिल्ली एनसीआर में हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारे एल्डरली लोग जो है वो वॉक करना काफी पसंद करते हैं, तो उनके लिए जैसे मैंने कहा, जब व्हेन द सन इज आउट, जब आपको सूर्य की किरणें दिखने लग जाएं, तब ये जो गंदी एयर है ये ऊपर की तरफ डिसिपेट होती है या हट जाती है, उस समय आप वॉक करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन हाँ, N95 मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि N95 मास्क जो है वो 95% ये जितने भी पार्टिकुलेट मैटर है या ये सॉलिड कण जो इसमें सस्पेंडेड होते हैं हवा में, उनको फिल्टर आउट कर देती है। तो काफी हद तक ये पोल्यूशन आपके अंदर नहीं जाएगा और उसको कम कर देगा। ठीक है, डॉक्टर विकास भी मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर विकास। हमारे साथ एक कॉलर भी है, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप अपना सवाल रख सकते हैं, प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है मैम। मैम मुझे डस्ट से और उससे बर्फ बर्फ से एलर्जी है बहुत ज्यादा। किससे एलर्जी है सर आपको? डस्ट और बर्फ, इससे आइस वगैरह से। ओके डॉक्टर विकास, आपने सुना होगा ओम प्रकाश जी को डस्ट और आइस से बहुत एलर्जी है। ऐसी टाइम में जब एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना खराब हो रखा हो, क्या करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या चेकअप्स कराने चाहिए? क्या इसका मेडिकल सॉल्यूशन है? देखिए, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, कह रहे हैं कि उन्हें डस्ट से आई में एलर्जी है, जिसमें कहते हैं मुख्य लक्षण जो होते हैं ये कि रेडनेस होना और आंखों में इरिटेशन होना, इचिंग होना। तो इसका सॉल्यूशन तो एक तो यही है कि बिकॉज इस वक्त पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है,
अगर हम बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली जो डस्ट वगैरह है वो हमें इरिटेट करेगा और वो आई में एलर्जी वगैरह करेगा। तो इसके लिए हम पहले तो हमें बाहर जाना ही अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी अगर हम जा रहे हैं तो जैसे कह रहे हैं हम लोग मास्क तो लगाएंगे। मास्क तो खैर हमें रेस्पिरेटरी में हमें हेल्प करेगा, बट आंखों के लिए नहीं। तो हमें एंटी एलर्जिक्स हमें बेसिकली स्टार्ट करने होंगे, और एंटी एलर्जिक्स आई ड्रॉप्स आते हैं वो भी हम ले सकते हैं। बट बेटर सॉल्यूशन यही होता है कि आंख में कि आप कहते हैं बाहर जाना ही अपना अवॉइड करें जितना हो सके, क्योंकि वो डस्ट का आंख में जाना, क्योंकि बाहर जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है कि वो जाएगा जरूर। तो इसके सिवाय आप उन्हें एंटी एलर्जिक्स लेंगे, वही आपको हेल्प कर सकता है इसके लिए। अच्छा डॉक्टर विकास, मैंने आपको, डॉक्टर विनी, दोनों को सुना और हमेशा हम एक्सपर्ट्स को सुनते आए हैं। आम लोग भी ये बात बोलते हैं कि मास्क लगाना चाहिए, लेकिन मास्क लगाने के बाद भी सांस लेने में तकलीफ होती है। सर, उसका क्या किया जाए जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, थ्रू आउट मास्क लगाना भी एक टास्क हो जाता है, और मास्क हटाओ तो हमें जहरीली हवा का सामना करना पड़ता है। तो क्या, व्हाट इज द वे इन बिटवीन? इज देयर एनी वे आउट? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही है कि इस वक्त जो करंट पॉल्यूशन लेवल है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। उसमें तो ये आपको ये करना चाहिए, बाहर भी जाना अवॉइड करना चाहिए। बट फिर भी अगर बहुत ज़रूरी है और आपने जाना है तो जैसे हम कहते हैं कि N95 या N99 मास्क जो है वो आपको लगाना चाहिए। और आजकल तो जो मास्क आते हैं उनके अंदर एक्सहेलेशन वाल्व भी होते हैं, मतलब आप सांस लेंगे आराम से और जो छोड़ेंगे तो आपको सांस छोड़ने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है वो सांस छोड़ने में आती है। जो लोग कहते हैं कि हम N95 मास्क लगा लें और N99 लगा लें, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती थी कि सांस छोड़ने पे हमें लगता था कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हमें टाइप लगता था। बट वो चीज़ हमें अगर एक्सहेलेशन वाल्व है तो वो उसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो सबसे बड़ा इलाज तो यही कि बाहर नहीं जाना है। दूसरा, जाना है तो फिर N95 या N99 मास्क विद एक्सहेलेशन वाल्व हम यूज़ कर सकते हैं, खासकर वो लोग जिन्हें इस मास्क से सांस लेने में कठिनाई होती है। अच्छा डॉक्टर बनी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या ध्यान रखना चाहिए ऐसे टाइम पर जब उनका बेबी जो है वो बिल्डअप कर रहा होता है, बेबी के ऑर्गन्स बिल्डअप कर रहे होते हैं, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा है, कई ऐसी भी हैं जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी, किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? बहुत ही ज़रूरी है और एक अहम सवाल है कि प्रेग्नेंट लेडीज जितनी भी होती हैं, यदि अपनी जगह चेंज कर पाए, क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन है कि वो हाई पोल्यूटेड एरिया जोन से कहीं ऐसी जगह जाएं, रहे इन महीनों में जबकि पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ज़रूर इस ऑप्शन को अपनाएं। आजकल हमने देखा है कि ऑनलाइन काम करने का भी सिस्टम है, वर्क फ्रॉम होम है, तो ज़रूर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। क्योंकि जितने भी ये छोटे कण हैं जो 2.5 पार्टिकल्स या उससे कम के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारी सर्कुलेशन के अंदर भी जाते हैं और बच्चे की ग्रोथ को भी कई बार हैम्पर करते हैं। तो जगह बदलना एक ऑप्शन है। दूसरे तरफ, जैसे हमने कहा, यदि बहुत ही अनिवार्य है आपका घर से बाहर निकलना, तभी निकले, और N95 मास्क का इस्तेमाल करना ऐसी महिलाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, आजकल हमने देखा है कि स्मोकिंग जो होता है, टबैको स्मोकिंग बहुत कॉमन होता है ऐसी महिलाओं में। तो जरूर इस बात का ध्यान रखें। एक तो स्मोकिंग बहुत ही हानिकारक है, और उसके ऊपर यदि ये जहरीली हवा भी है तो ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स डैमेज करेगा आपके बेबी को, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होने देगा। डाइट का ध्यान आपने रखना है। जैसे मैंने बताया, एंटीऑक्सीडेंट रिच जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, उन चीजों का इस्तेमाल करिए। बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाइए, कम से कम 80 से 100 ग्राम अपना प्रोटीन दिन का रखिए। और कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो अनाज होता है, उस चीज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। घर में एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करिए, और एयर प्यूरिफायर के अंदर ही अपने व्यायाम को ना छोड़िए, अपने व्यायाम जरूर करते रहिए प्रेगनेंसी की स्टेट में भी। ओके डॉक्टर विकास, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि ठीक है, आम लोगों को जिनको कई बार मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है और वो मल्टीविटामिन्स की टैबलेट नहीं ले पाते हैं, ऐसे में ये समय उनके लिए कितना घातक हो सकता है और क्या करना चाहिए? क्या हमारे नेचुरल फूड सोर्सेज इतने सप्लेंट नहीं है कि हम नेचुरली जो हम फूड खा रहे हैं उससे हमें विटामिन मिले, कि हमें मल्टीविटामिन्स की तरफ जाना पड़ता है? क्या हम नेचुरल जो हमें फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट्स हो जाए या नट्स हो जाए या सीड्स हो जाए, उनसे हमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो हमें ज़रूरत के वक्त मल्टीविटामिन्स पे डाइवर्ट किया जाता है या उसका इस्तेमाल करना पड़ता है? नहीं, देखिए,
अगर हम एक हेल्दी डाइट खा रहे हैं जो कि रिच इन ऑब्वियसली विटामिन मिनरल, जैसे हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या पल्सेस हैं या फिर फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इन सब के अलावा अगर हम इन सारी चीज़ों का सेवन करते हैं और साथ में अगर हम अपनी जो डाइट को है रिच इन प्रोटीन जैसे कहा जाता है और लेस अमाउंट ऑफ फैट और लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये हम रखते हैं पूरा, तो इनसे भी हमारा पूरा हो सकता है। लेकिन इशू ये आता है इतने सारे लोग हर चीज़ ज़्यादातर क्या हम लोग क्या देखते हैं कि हेल्दी डाइट की बजाय जो अनहेल्दी डाइट का ज़्यादा चलन हो रहा है, इसलिए विटामिन डेफिशिएंसीज भी ज़्यादा होती हैं। क्योंकि विटामिन टैबलेट्स ऐसा नहीं है कि हमेशा ही से ही कहते हैं यूज़ में आती हैं। ज़्यादातर लोग जो अगर जिनको कोई बीमारियां होती हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर हम लोग जैसे मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं, बिकॉज वो खाने में वो खाना नहीं खा पा रहे होते हैं उस वक्त बीमारी की वजह से। तो इसलिए उनको मल्टीविटामिन हम लोग देते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर आप जो खाना खा रहे हैं, अगर हेल्दी डाइट खा रहे हैं, उसी के अंदर ही आपको मेजॉरिटी ऑफ आपको कहते हैं विटामिन वगैरह और ये मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर फ्रूट्स भी होंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी होंगे, पल्सेस भी होंगे, बाकी जितनी भी हमारी वेजिटेबल्स आती हैं, और सबका हम सुबह दोपहर शाम के हिसाब से या रोज के हिसाब से अगर हम सेवन करते हैं तो काफी मात्रा में हमें विटामिन और मिनरल्स की हमारी कमी को पूरा किया जा सकता है। ओके डॉक्टर वीना, एक और मैं यहाँ पर बात का जिक्र करना चाहूँगी। कई लोगों में इस बात की समझ नहीं होती है कि आयरन को विटामिन सी के साथ लेना चाहिए, और कहा जाता है कि आयरन एंड कैल्शियम एक साथ एक समय पर नहीं लेना चाहिए, तभी आयरन का टाइमिंग मॉर्निंग और कैल्शियम का टाइमिंग इवनिंग या वाइस वर्सा रखा जाता है। वो नेचुरल फूड सोर्स में आपसे जानना चाहूँगी मैम, जिससे बॉडी का हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, खासतौर पर महिलाओं में। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन कम रहता है बिकॉज ऑफ मंथली लॉस जो उनका होता है, और प्रेगनेंसी की स्टेट आती है, उन्हें बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, डाइट उनकी प्रॉपर नहीं होती है। सो जो भी आयरन रिच फूड्स जो होते हैं, एक तो होते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज, दूसरे होते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज। सो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज जितने भी होते हैं उसमें हमारा जो वाइट मीट है, चिकन हो गया, फिश हो गया, मटन हो गया। स्पेशली अगर हम मटन की बात करते हैं तो लिवर उसमें जो एक ऐसी चीज है जो कि हीम उसमें काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और इससे जो एसिमिलेशन होती है आयरन की, यानी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी को लगता है, वो काफी बेटर होता है एज कंपेयर टू वेजिटेबल सोर्सेज। तो ये यदि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेजिटेरियन डाइट में देखा जाए तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, जिसमें कि आपका पालक आते हैं, जितने भी किस्म के साग मिलते हैं, सरसों का साग, विंटर्स में तो काफी ज्यादा साग की मात्रा आपको मिल जाती है, नोल खोल मिलता है, उन सब में ग्रीन लीफी जितने भी हैं हमारे, उन सब में अच्छी मात्रा में आयरन आपको मिल सकता है। पल्सेस में भी कुछ आपको कुछ किस्म का आयरन मिलता है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगी कि जो आप अपने यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं उसको जरूर चेंज करके आयरन के जो हमारे कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स आते हैं, कोशिश करें कि रोटी भी उसी पे बनाएं, क्योंकि उससे थोड़ी बहुत आयरन की मात्रा आपके डाइट में जाती है। लेकिन महिलाओं में हमने खासकर देखा है जितनी डेफिशिएंसी होती है आयरन की, वो इस तौर पे पूरी नहीं की जा सकती अनलेस आप नॉन वेजिटेरियन डाइट हर रोज खाते हैं। तो सप्लीमेंट लेने की तो ऑब्वियसली जरूरत पड़ती है। कुछ लोग ओरल आयरन नहीं टॉलरेट करते हैं, तो उनमें आईवी आयरन के भी सेफर ऑप्शंस हमारे अच्छा पास डॉक्टर बिनी, easily अगर available हैं। किसी वुमेन का हीमोग्लोबिन 12 हो तो भी क्या उससे आयरन सप्लीमेंट की जरूरत होती है, या इट कैन बी मेंटेन्ड विद द नेचुरल फूड सोर्सेज? जी मैम, 12 जो आयरन है ये एक रीजनेबल एवरेज आयरन लेवल है। इसमें आपको नेचुरल फूड सोर्सेज की ही जरूरत पड़ेगी। यदि किसी का आयरन बहुत ज्यादा कम है, यूजुअली हम कहते हैं कि 8 से ज्यादा कम है या 7 से ज्यादा कम है, और उनको बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, थकावट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, बीपी कम महसूस होता है, या कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशन है, तो उनके केस में हमें आईवी आयरन की जरूरत पड़ती है, या फिर कई केसेस में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ती है। और बाकी केसेस में हम ओरल आयरन आसानी से दे पाते हैं, क्योंकि कुछ टाइम लेता है ये टॉलरेट करने में बॉडी में। 1 महीने के बाद बॉडी यूज टू हो जाती है और अच्छे से हम इसको एसिमिलेट कर पाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अपने डाइटरी सोर्सेज को बरकरार रखना, वो मेंटेनेंस लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है।
ठीक है, एमपी से हमारे साथ जुगल शर्मा है, उनका भी एक सवाल है। जुगल जी, अपना सवाल रख सकते हैं आप। हाँ, क्योंकि मेरे को फेफड़े में कब जमता है ज्यादा तो सांस चलती है। ओके, फेफड़े में कब ज्यादा आता है और चलने में सांस भरती है। डॉक्टर विकास, हाथ आपने पैर- सुना होगा कफ की प्रॉब्लम है इनको, और चलते में इनकी सांस जो है वो बढ़ती है। और कुछ सर? और एक हार्ट जो है वो 24% काम करते हैं। ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं? जी सर। सर, आप स्मोक करते हैं? जी आप स्मोक करते हैं? चलिए सर, समझिए। मुझे उनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। अगर आप स्मोक करते हैं तो आप स्मोक मत कीजिए। बट डॉक्टर विकास, अगर आप इसका जवाब दे पाए, इनको कफ की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है। देखिए, ये सारे जो कफ और ब्रीदिंग है, ये हमारे कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। तो ये हमारे काफी सारे बीमारियों में हम देख सकते हैं। एक तो होते हैं जैसे प्रिडोमिनेटली, जैसे आजकल हम देखें कि इवन अगर पॉल्यूशन लेवल भी ज्यादा हो रहा है तो उसके अंदर भी काफी लोगों में कफ की समस्याएं, ये ब्रीदिंग समस्याएं आ रही हैं, बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी रिएक्ट करती है इन पॉल्यूटेंट्स से और एलर्जन से। तो एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कि जो लोग स्मोक कर रहे होते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं धीरे धीरे उनमें सांस फूलना शुरू होता है और साथ साथ खांसी भी आना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे सांस की नलियों में सूजन बढ़ती जाती है। तो दूसरा एक कारण ये भी होता है। तीसरा कारण अगर हम देखें तो इसके अलावा और भी समस्या होती हैं, जैसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, जिसके अंदर लंग हमारे सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। ये भी बीमारियां होती हैं जहाँ पे हमें सांस फूलना पहले शुरू होता है और आगे जाके धीरे धीरे हमें खांसी की समस्या भी हो जाती हैं। चौथा जो मैं कहूँगा कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है। भाई, आपको कहते हैं कोई भी इन्फेक्शन होगा, अगर निमोनिया होगा या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, उसके अंदर भी आपको खांसी से शुरू होगा, और लेकिन उसके अंदर आपको बुखार जरूर आएगा और फिर आपको धीरे धीरे सांस भी फूलना हो सकता है। इसके अलावा और भी ऐसे समस्याएं होती हैं, जैसे अगर क्लॉट की समस्या या फिर हमारे लंग के बाहर पानी का जमा हो जाना, तो उसमें भी आपको खांसी और सांस फूलेगा। तो इस तरह बड़ी सारी समस्याएं जो कि इन्होंने खाली एक जनरल सिम्टम्स बताए हैं, उसके साथ हम काफी सारे और सिम्टम्स भी पूछते हैं ताकि पता लगे उस मरीज को एक्चुअल बीमारी क्या है और उससे उसका निदान होगा। तो मेरा सलाह यह है कि उनको डॉक्टर के पास जाएं और सारी बीमारी सारे अपने सिम्टम्स बताएं और अपना एक एग्जामिनेशन करवाएं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ताकि पता चले कौन सी बीमारी है और उससे उसका इलाज हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर विकास, ऐसा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता रहता है, मैं जानना चाहती हूँ ये मिथ है या रियलिटी है कि अगर आप लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक पाते हो तो आपके लंग्स हेल्दी हैं। क्या ऐसा होता है या ये चीज़ हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? नहीं, बेसिकली वो ये है कि अगर आप अपना ब्रेथ होल्डिंग टाइम अगर आपका मोर देन 10 सेकेंड है, तो इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादातर आप हेल्दी हो। तो ये तो जस्ट एक मतलब एक नॉर्मल टेस्ट होता है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि अगर काफ़ी लोग अपना कर रहे हैं तो आप हेल्दी हो। बट हमें ज़्यादा लंबा रोकने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट अगर हम इतना 10 सेकेंड से ऊपर ही अगर हम ब्रेथ होल्डिंग टाइम कर पा रहे हैं तो ठीक है कि आप मोस्ट ऑफ द कॉमन जो कहते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज हैं या उनसे तो अगर आप फ्री हो, तो ये हम कह सकते हैं। ओके, ऑलराइट। हमारे साथ जयराम और राज जुड़ गए हैं। जयराम जी, मैं आपका सवाल लेना चाहूंगी। प्लीज टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिएगा, अपना सवाल रखिए। मैम, लीवर वगैरह के लिए बताते हो? क्या सर? लीवर वगैरह? सर, हमारा लंग से रिलेटेड कोई आज टॉपिक चल रहा है। अगर आपको लंग से जुड़ी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना सवाल रख सकते हैं। चलिए ठीक है, राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज, आपका सवाल। मेरा सवाल है जी कि मेरी एज 67 है और मेरे को हर साल पिछले 5-7 सालों से मेरे फेफड़ों में की वजह से मेरी सांस जो है नहीं चलती। सांस में बहुत मतलब वीकनेस आ जाती है, सांस बड़ी दिक्कत होती है चलने में। थोड़ा सा भी कदम चलने से मेरी सांस फूलने लग जाती है। और इस दफा तो बहुत बुरा हाल हुआ है। इस दफा तो मैं 4-5 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ और उसके बाद 1 महीना हो गया अभी इस बात को, लेकिन अभी भी मेरी सांस फूलती है काफी। तो मैं हालांकि बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता, पर मैं वेजिटेरियन हूँ। डॉक्टर बेनी, आपने सुना 67 इयर्स, नो बैकग्राउंड ऑफ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, वेजिटेरियन है। क्यों? क्या ये उम्र की वजह से है? क्या करना चाहिए? क्या समाधान है इसका?
जी मैम, जिस हिसाब से सर बात कर रहे थे, इनकी आवाज से ही लग रहा था कि सेंटेंसेस भी रुक रुक के बोल रहे हैं, तो सांस की दिक्कत तो सुनाई भी दे रही है ऑब्वियसली। तो सांस की दिक्कत जो होती है अमूमन दो वजह से होती है, एक तो लंग्स की वजह से होती है और एक हार्ट की वजह से होती है। सो जैसे हम बोलते हैं कि दूर से ऐसे पूरा पिन पॉइंट करके बताना बहुत ही मुश्किल है कि क्यों आपकी सांस फूलती है। आपका पिछले 3-4 साल से ये जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जैसी शिकायत हो सकती है। इसके लिए कुछ एक सिंपल हमारे एग्जामिनेशंस आते हैं और उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग होता है, और वहीं दूसरी तरफ इको कार्डियोग्राफी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज ग्रुप के लिए, ये रूल आउट करने के लिए कि कुछ हार्ट की शिकायत तो नहीं है जिससे इनका सांस फूल रहा है। तो एक अपना बॉडी चेकअप कराना एज के साथ, जो मेल्स है उनमें 35 के ऊपर और जो फीमेल्स हैं उनमें 40 के ऊपर, ये एक एसेंशियल सा काम हो जाता है। इट इज जस्ट लाइक ईटिंग बैलेंस्ड फूड। सो आपके जितने भी डिजीजेस होते हैं वो एक प्रिलिमिनरी लेवल पे अगर पकड़े जाए तो उनका कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जरूर आप ठीक है, अपने ठीक है डॉक्टर बनी। अच्छा डॉक्टर विकास, क्योंकि डॉक्टर बनी ये भी कह रही हैं कि एक एज के बाद आपका पर्टिकुलर चेकअप होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में डर होता है सर डॉक्टर के पास जाने से पहले, कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं हो तो भी डॉक्टर निकाल देंगे बॉडी में क्या है। ऐसा डर क्यों, और ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए होंगे तभी उनके मन में ऐसा डर रहा है? नहीं देखिए, एक तो ये होता है कि लोगों में शुरू से ही हेल्थ के प्रति एक डर रहता है, और दूसरा हमारे देश में हमने देखा है कि हम लोग इवन हेल्थ चेक भी बहुत कम ही कराते हैं। जैसे कि अभी डॉक्टर विनी ने कहा कि हमें 35 के बाद फीमेल्स में और कहते हैं 40 के मेल्स में हमें हेल्थ चेक करा लेना चाहिए, तो लोग इवन हेल्थ चेक कराने से भी कहते हैं डरते हैं। मुझे लगता है कोई भी बीमारी या कोई भी कुछ भी दिखाई दे जाएगा तो हमें फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फिर हम वहाँ जाएंगे, हो सकता है कि हमें आगे कुछ टेस्ट कराने पड़े। तो ये लोगों में इस चीज़ का डर रहता है। दूसरा जो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक तो जो हेल्थ केयर सिस्टम है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बिकॉज मरीजों को भी खुद से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है, तो ये भी उनके दिमाग में एक वजह रहती है कि यार हम कुछ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा, हमें कहाँ से हम क्या करेंगे, किस डॉक्टर के पास जाएं, कैसे जाएं, कौन कौन से टेस्ट कराएं, ये सारी उनमें ये दुविधा रहती है कि उनमें हम अपने उससे टेस्ट कराएं कि हमें एडमिट होके टेस्ट कराएं। तो इस वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाने में और टेस्ट कराने में वो भी उनको एक बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से जब भी हमें कुछ ऐसे लक्षण आए, हमें कुछ उन्हें लगता है कि हमें डॉक्टर को दिखाना है किसी लक्षण की वजह से, तो उनको उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाके जरूर मिलना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कई बार डॉक्टर बीमारी होती है किसी और चीज़ की, वो पहुंच किसी और के पास जाते हैं और फिर मल्टीपल टेस्ट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि अभी तो मैंने इतने सारे टेस्ट कराए थे और फिर उसके बाद मेरे ये टेस्ट हो गए। तो ये भी बहुत जरूरी है। तो जागरूकता बहुत जरूरी है ये मरीजों में, जो उन्हें पता चले कि हाँ हमें अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। वो आई थिंक ये मीडिया के माध्यम से और बाकी जो प्रिंट मीडिया है या फिर कहते हैं हमारा विजुअल, जो हमारा ये विजुअल मीडिया है, इसके माध्यम से हम उनमें जागरूकता क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर विनी, मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ कि वो क्या टेस्ट हैं जो लोगों को, जैसे आपने बोला कि अगर ब्रीदिंग के इश्यूज हैं तो लंग्स और हार्ट से रिलेटेड होते हैं, तो वो कौन से टेस्ट हैं जो लोगों को कराने चाहिए? क्या चेस्ट एक्सरे, और कौन सा टेस्ट हार्ट से रिलेटेड है जो वो चेक कराकर पता लगा सकते हैं कि उनके ब्रीदिंग में या उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है या उनके हार्ट रिलेटेड ये कोई प्रॉब्लम है? सिस्टम के लंग्स के उसमें चेस्ट एक्सरे, एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जिसे पीएफटी का नाम दिया जाता है, और 2 डायमेंशनल इको यानी इको कार्डियोग्राफी, ये कुछ बेसिक टेस्ट हैं। इसके अलावा ब्लड के कुछ टेस्ट है जैसे सीबीसी, केएफटी, HbA1c और लिवर फंक्शन टेस्टिंग और यूरिन रूटीन। सो ये बेसिक से टेस्ट हैं जो आपको ब्रॉड तरीके पे ये बताते हैं कि किसी व्यक्ति में ब्रेथलेसनेस किस वजह से हो रही है। वो लंग्स की वजह से हो रही है, हार्ट की वजह से हो रही है, खून में हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो रही है, या फिर कोई और कारण है, जैसे किडनी के फंक्शन अगर एबनॉर्मल है तो किडनी से पानी एक्स्ट्रा भरने से लंग्स में, उस वजह से तो नहीं हो रही है। सो ये बिल्कुल बेसिक मिनिमल टेस्ट है जो हमें करा लेने चाहिए।
थैंक यू सो मच डॉक्टर विनी, डॉक्टर विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपनी राय देने के लिए, क्योंकि खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की जैसे ही बात की जा रही है, जो है क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब होता जा रहा है, उसको लेकर लोगों में चिंता है और कई सारे सवाल लोगों के भी सामने आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ आज मेरे साथ स्वस्थ रहो मस्त रहो में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात आपकी सेहत से जुड़ी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए इंडिया डेली।